गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से आज अपन नई चर्चाओं पे बात करने वाले हैं, देश की घटनाओं पे बात करने वाले हैं और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट पे बात करने वाले हैं। हर एक घटना को हम एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ से। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आइए, असम के 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी मयंक चक्रवर्ती ने इतिहास रचते हुए भारत के 94 यानी 94 ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल की है। मयंक चक्रवर्ती ने की। इससे पहले मैं आपको 92 93 भी बताया था, आपको याद होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 12 मार्च 2026 को अमरावती में राज्य का पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकुकोनी लॉन्च किया है। ठीक है, किसी भोजन से रिलेटेड या भोजन मेन्यू जो अभी लॉन्च किया है वो किसने किया है? आंध्र प्रदेश में किया। और चंद्रबाबू नायडू वहां के जो सीएम है उन्होंने ये किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय संचार व पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना के उमरी गांव में देश के पहले समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है। ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए है, आप घर पे बैठे किसी से भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस योजना का ज्योति आदित्य सिंधिया ने ये इसका शुभारंभ किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत आने वाला पहला जहाज लाइबेरिया का झंडा लगा सैनलोंग सुएज़मैक्स 1,35,335 मीट्रिक टन क्रूड लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से मुंबई पहुंचेगा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। 2026 में घोषित 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, ठीक है ना, प्रसिद्ध तमिल कवि गीतकार आर वेरामुथु को चुना गया है। ठीक है, उनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं, इस वजह से उनको चुना गया है। दक्षिण सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ 1 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। ये बात अपने को यहां से ध्यान में रखनी है। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने पूरे भारत में डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में लेवल 2.0 लाइटिंग ए बिलियन लैब्स 2.0 लॉन्च किया है। भारत ने किया है, ठीक है ना। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंडस्ट्री ने किया है, जिसको बोलते हैं TERI, टेरी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। हाल ही में दक्षिणपंथी नेता जोस एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। चिली के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है हाल ही में? तो वो लिए जोस एंटोनियो कास्ट ने। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या चीज पढ़नी है हमें। आइए देखते हैं। हाल ही में मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध किस राज्य से है? मयंक चक्रवर्ती। आइए, मयंक चक्रवर्ती, ठीक है, ग्रैंड मास्टर बने हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के। पूर्वोत्तर क्षेत्र से आते हैं। ये कहां से आते हैं बच्चों? पूर्वोत्तर क्षेत्र से ये आते हैं। हमसे ये पूछा गया है ये कौन से नंबर के, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। 94 नंबर के बने हैं। 94वें नंबर के शतरंज खिलाड़ी बने हैं, शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है? 94 नंबर के। इससे पहले मैंने आपको 91, 92 और 93 भी बता रखे हैं। ठीक, उन्हीं पे अपन आज चर्चा करने वाले। देखो आओ देखते हैं, मैं आगे की चर्चाओं में आपको बताता हूं हर एक पॉइंट। पूर्वोत्तर भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, मयंक चक्रवर्ती। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती बने हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। भारत के समग्र इतिहास में 94 ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, 94 है। ये बात अपने को यहां से ध्यान रखना। फर्स्ट जो कौन है? विश्वनाथन आनंद जी हैं। ये बात आप लोग यहाँ से, पहले कौन है? विश्वनाथन आनंद जी हैं। ठीक है, 88 दिव्य देशमुख है। 93 आर्य वैष्णव है। 93 मैंने आपको बताया था आरब डेंगला है। आपको याद होगा ये पॉइंट, आरब डेंगला के बारे में। कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र से आते हैं। और 94 है असम, मयंक चक्रवर्ती। कहाँ से आते हैं? मयंक चक्रवर्ती। अब क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है आपसे। देखो कैसे। दिव्या देशमुख की बात करते हैं, महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, आनंद जी की बात करते हैं, ये है तमिलनाडु से। तो ऐसे स्टेट पूछा गया है। और मयंक चक्रवर्ती का स्टेट कौन सा है बच्चों? असम है। मयंक चक्रवर्ती का स्टेट कौन सा है? असम है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में एक और डालना था, इसमें वेस्ट बंगाल भी अपन को डालना था। ठीक है ना।
आप अगर सपोज करो मणिपुर को हटा देते हैं अभी यहाँ से, और यहाँ पे होता वेस्ट बंगाल, तो आप ना चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती समझ गया ना क्या करते हैं, आप लोग वेस्ट बंगाल की तरफ चल देते बच्चों। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी, हमारा आंसर क्या है यहाँ से, असम है। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। असम, असम के बारे में आपको कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, आइए असम के बारे में बात करते हैं। असम, असम पूर्वोत्तर राज्य है, ये हमें पता होना चाहिए, 7 सिस्टर में काउंट होता है, पूर्वोत्तर राज्य। हाल ही में यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया तेज हो चुकी है, एक फेज में चुनाव होंगे, चुनाव होंगे विधानसभा के। यहाँ पे चुनाव किसके होने वाले हैं बच्चों, असेंबली के, असेंबली के चुनाव होंगे, और एक फेज में होने वाले हैं। किस में होंगे, एक फेज में होंगे, और 2 फेज में होंगे वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल चुनाव कितने फेज में होने वाले हैं, तो वेस्ट बंगाल जो चुनाव है, वेस्ट बंगाल चुनाव होंगे बच्चों 2 फेज में। कितने फेज में होने वाले हैं, तो आप याद रखिएगा 2 फेज में ये चुनाव होने वाले। और असम के अंदर कितने फेज में होंगे, ये एक फेज में होने वाले हैं। असम, असम के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री तो वो है हेमंत कुमार, हेमंत विश्वा शर्मा मुख्यमंत्री, हेमंत विश्वा शर्मा। मैं ये पहले इसको कंप्लीट करते हैं, हेमंत विश्वा शर्मा, ये बात अपने को यहां से ध्यान रखनी है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं लक्ष्मण जी। ये दोनों बातें अपन को यहां से याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो जाती है असम की कहानी। असम के अंदर आपको याद क्या रखना है, असम के अंदर ही ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र रखा जाता है। इससे पहले नाम जो होता है दिहंग होता है, इससे पहले नाम क्या होता है इसका, सांगपो होता है। और ये कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। और मानसरोवर झील के अंदर भी एक नाम है चेमा युंगडुंग। नाम क्या है, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, सांगपो, दिहांग और ब्रह्मपुत्र नदी। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए। हाल ही में पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू कोनी कहां किसने लॉन्च किया है, ठीक है ना। कहां भी पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया, ये भी आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। पहला आदिवासी, आपसे जैसे आप खाना किसी होटल में गए, तो होटल में गए तो आप ये बोलोगे राजस्थानी खाना खाना चाहिए मुझे, चाइनीज खाना चाहिए मुझे, ठीक है, साउथ इंडियन खाना चाहिए मुझे। ऐसे ही जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप बोलोगे मुझे आदिवासी बाजरा आधारित भोजन चाहिए। तो एक होटल मेन्यू में एक मेन्यू शामिल किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, कि उसका जो एक लोकल भोजन है, लोकल खाना है, एक बड़े बड़े होटल्स के मेन्यू में शामिल होता है, कि उसकी संस्कृति का जानने का मौका हमें मिलता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन, बाजरा आधारित मेन्यू अराकू कोनी, अराकू वैली भी है, बिल्कुल सही बात है भैया। अराकू कोनी कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है बच्चों आंध्र प्रदेश में। कहां पे लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश में किया गया है, आंध्र प्रदेश में ये लॉन्च किया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू जी, चंद्रबाबू नायडू जी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है, पवन कल्याण जी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पर बना पहला राज्य था, ये भाषा के नाम पर बना पहला राज्य था, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इससे हाल ही में एक राज्य अलग हुआ है जिसका नाम है तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी बच्चों वो है अमरावती, और तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ की जो लैंग्वेज है दोनों के राज्यों की वो है तेलुगु। ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से आंध्र प्रदेश। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए, ये भारत का पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू, बिल्कुल सत्य बात है। भारत का पहला राज्य बनाया ऐसा कि भाई आदिवासी फूड को शामिल किया गया है, आदिवासी भोजन को शामिल किया गया है, भोजन को
शामिल किया गया है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू जी हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अन्य नाम, अदर नेम और इसके क्या हैं? भारत सरकार ने बाजरा, मोटे अनाज को आधिकारिक तौर पर श्री अन्न नाम दिया है। मोटे अनाज को क्या नाम दिया है बच्चों? श्री अन्न। मोटे अनाज को क्या नाम दिया है? श्री अन्न नाम दिया है। यह बात भी अपने को यहां से याद रखनी है। इसे केवल भोजन नहीं बल्कि भारत की संस्कृति का हिस्सा माना जा गया है, विशेषकर आदिवासी समुदाय के लिए। ये मैंने अभी हाल ही में आपसे डिस्कस भी किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योति आदित्यनाथ एम सिंधिया समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ कहां किया है? देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, सिंधिया जी। पहली बात तो ये याद रखनी है अपने को, ठीक है ना, केंद्रीय मंत्री हैं अपने। इन्होंने एक योजना का प्रारंभ किया है, समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवा। इस योजना में क्या होगा बच्चों कि लोगों की पहुंच को बढ़ाया जाएगा। लोगों की नेट के माध्यम से पहुंच को बढ़ाया जाएगा। इस योजना का जो प्रारंभ किया गया है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका आरंभ कहां किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के हाल ही में जो सीएम है, मध्य प्रदेश के जो हाल ही में जो सीएम है उनका नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो हैं मोहन यादव जी। मोहन यादव जी। यहाँ के जो गवर्नर है वो है मंगूबाई। ठीक है, ये बात है। यहाँ की राजधानी क्या है बच्चों? भोपाल। भारत का स्वच्छ शहर सबसे ज्यादा कहाँ पे है? इंदौर। ये सारी चीजें याद रखनी है। सोया प्रदेश किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। सबसे ज्यादा ट्राइब क्षेत्र कहाँ पे है? जनजातीय क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा जनजातीय क्षेत्र भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी। एक और बात हमें यहाँ से क्या याद रखनी है मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सारी बातें इनके बारे में हमें याद रखनी है बच्चों। ये बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते। आइए, विशिष्ट स्थान ये मध्य प्रदेश के गुना जिले में उमरी गांव में। अगर गांव पूछे, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जिला कौन सा है? गुना है। ठीक है, और गांव कौन सा है बच्चों? उमरी गांव है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। यह एक डिजिटल स्कीम है, ठीक है, वो फिजिकल स्कीम है जो और डिजिटल का मिश्रण है। फिजिकल और डिजिटल का क्या है? मिश्रण है। इसको क्या नाम दिया गया? फिजिकल स्कीम नाम दिया गया है। डिजिटल कनेक्टिविटी का उपयोग करके ग्रामीण स्तर पर आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे उदाहरण है टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स जैसी योजना बाकी चलाई जा रही है, उसी तरीके से ये भी एक योजनाओं में शामिल की गई है। हाल ही में लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज सैनलोंग संघर्षरत हार्मोज जलडमरू मंडल के मध्य से भारत पहुंचा है। होर्मुज जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि होर्मुज कहां पर है? लाइबेरिया। लाइबेरिया, ठीक है। सैनलोंग कार्यरत, संघर्षरत सैनलोंग, ठीक है, और होर्मुज। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। होर्मुज जो है ईरान और ओमान में है। क्या है बच्चों? ईरान और ओमान के बॉर्डर पर स्थित है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। जहाज का मार्ग है लाइबेरिया के झंडे वाला सैनलोंग जहाज रास तनूरा सऊदी अरब से निकला है जो होर्मुज जलसंधि को पार करेगा, सुरक्षित भारत मुंबई में पहुंच जाएगा। अन्य जहाज भी हैं। एलपीजी से भरे 2 अन्य जहाज शिवालिक और भद्रा भी इस क्षेत्र को पार कर चुके हैं, जबकि कुछ मर्चेंट नेवी जहाजों पर इस संघर्षरत हमले अटैक हुए हैं। ठीक है ना, 2 जहाज निकले हैं, शिवालिक और भद्रा।
कौन से जहाज निकले बच्चों? शिवालिक और भद्रा। तो एलपीजी का जो टेंशन है वही खत्म हो जाएगा, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान सागर, अरब सागर से जोड़ती है, ईरान को यूएई और ओमान से अलग करती है, दुनिया के तेल और गैस आपूर्ति के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। कौन सा? हॉर्मुज जल संधि। ठीक है, ये बात अपने आपको यहाँ से याद रखनी है। बाब उल मंडेब जल संधि के बारे में ध्यान रखना, यह लाल सागर और अदन की खाड़ी से जोड़ती है, यह यमन स्थित है जहां हूती समुदाय लाल सागर के व्यापारिक मार्गों को पर सक्रिय है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। आइए, हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो चुना गया है बच्चों वैरामथु को। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में चुना गया बच्चों? चुना गया साहित्य के क्षेत्र में चुना गया। आओ इनके फैक्ट्स जानते हैं। विजेता कौन है? तो विजेता है प्रसिद्ध लेखक, गीतकार और वैरामथु। ठीक है जी। लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज इन्होंने जीता है। वैरामथु को जो मिला है वो मिला है तमिल लैंग्वेज में। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है जी। इन्हें 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो 2014 में वैरामथु को क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। वैरामथु जी को 2014 में पद्म भूषण मिला था। ठीक है ना, आगे और देखते हैं। इसके इस प्रकार की चयन समिति को प्रमुख लेखिका प्रतिभा राय है। इसकी जो चुना गया है जिस समिति के, और जिस समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रतिभा राय। ठीक, खुद भी एक लेखक है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात की जाए तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है ना। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में दिया गया था। ये बात ध्यान रखना। इनाम 11 लाख रुपए और भाग्य देवी की प्रतिमा दी जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में धनराशि कितनी दी जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में धनराशि 11 लाख रुपए दी जाती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ये संविधान की 8वीं सूची अनुसूची की 22 भाषाओं अंग्रेजी में दिया जाता है। 1965 में प्रथम विजेता थे। 1965 में शंकर कुरूप के लिए मिला था। पहला कौन था? 1965 में शंकर कुरूप के लिए मिला था। ठीक है। प्रथम महिला कौन है? आशापूर्णा देवी जी हैं, जो 1976 में मिला था। अंग्रेजी के लिए जो प्रथम इनको बंगाली में मिला था। ये बात ध्यान रखना, किस में मिला था? बंगाली में। और शंकर कुरूप को मिला था मलयालम में। ठीक है। शंकर कुरूप जी को किस में मिला था बच्चों? मलयालम के अंदर मिला था। और प्रथम महिला जो है आशापूर्णा देवी जी, इनको मिला था बंगाली के लिए। अंग्रेजी को मिला था अमिताभ घोष के लिए। ठीक है। अंग्रेजी में पहला व्यक्ति कौन था? अमिताभ घोष जी थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। 58 में मिलता है विनोद कुमार शुक्ल को, जो छत्तीसगढ़, उनकी रचना है नौकर कमीज के लिए मिलता है। 58 में मिला था जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल को सेना के उप प्रमुख का पदभार कौन ग्रहण करेंगे? ठीक है। 1 अप्रैल को कौन पदभार ग्रहण करने वाले हैं? ये बात ध्यान रखना। 1 अप्रैल को सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कौन करेगा? तो वो करेगा धीरज सेठ। कौन करेंगे जी? धीरज सेठ जी करने वाले हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। सेना उप प्रमुख नियुक्ति धीरज सेठ जी। लेफ्टिनेंट कौन है? जनरल धीरज सेठ जी हैं। ठीक है। 1 अप्रैल को अपने आधिकारिक तौर का पदभार ग्रहण करेंगे। अन्य नियुक्ति भी कौन कौन सी हुई है? संदीप जैन सदर्न आर्मी कमांडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आर्मी कमांडर के रूप में कौन किए गए? संदीप जैन जी को नियुक्त किया गया है। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में LBL 2.0 किसने लॉन्च किया है? हाल ही में LBL 2.0 लॉन्च किया है TIRE ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। चलो इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं एक बार। दी एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, तो टेरी का फुल फॉर्म क्या है? दी एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है। ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। टेरी का जो मुख्यालय है
वो कहाँ पे है बच्चों? न्यू दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका? पर्यावरण के अनुकूल रोजगार के अवसर पैदा करना, स्वच्छ ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, ठीक है ना, और महिला नेतृत्व, उद्यमशीलता, महिलाओं को व्यवसाय नेतृत्व में आगे बढ़वाना। हाल ही में जोस एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? किसने? जोस एंटोनियो ने। जोस एंटोनियो कास्ट राष्ट्रपति बने बच्चों। कहां के राष्ट्रपति बने? तो ये राष्ट्रपति बने हैं चिली के। राष्ट्रपति कहां के बने? ये चिली के बने हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। हाल ही में 2 और नियुक्ति हुई है भारत के पड़ोसी देशों में, ठीक है। एक तो नेपाल में नियुक्ति हुई है, नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं बालेन शाह। नेपाल के मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री कौन चुने गए? नेपाल शाह को चुना गया। और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, दो, ठीक है, नेपाल शाह को चुने गए, नेपाल के चुने गए। और दूसरी बात हमें यहाँ से ये याद रखनी है कि नेपाल के अलावा एक और देश बांग्लादेश में भी नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, रहमान तारिक। रहमान तारिक, ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है, ठीक है। आओ कुछ फैक्ट पे बात करते हैं। नई सरकार जोस एंटोनियो कास्ट ने चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने एमर्जी गवर्नमेंट बनाई है जिसका मुख्य फोकस सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा को तेजी से बढ़ाना है, ठीक करना है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चिली की जो राजधानी है वो सैंटियागो है। चिली की राजधानी क्या बच्चों? सैंटियागो है। पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकागू। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। मरुस्थल है अटकामा मरुस्थल, ठीक है। ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटकामा मरुस्थल, और ये कहाँ पे है? चिली के अंदर स्थित है। ये सारे फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ की चुकिया माटा खान के उत्पादन के लिए विश्व भर में ये प्रसिद्ध है। तो ये सारी चिली की जानकारी है। अटकामा क्या है, नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, नए नए देश, हलचल पूरे विश्व में अभी मची हुई है। कईयों का कहना है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इंडिया ने पूरा वर्ल्ड भर रहा है। ये सारी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।